अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी और टॉपिक हमारा वही चल रहा है एनीमिया और एनीमिया की टाइप्स। ठीक है। अब कल जो था वो हम लोगों ने 3 टाइप से थी वो फर्दर एनीमिया की डिस्कस की थी। और आज जो है वो हम लोग एनीमिया की फर्दर टाइप डिस्कस करके एनीमिया को आज हम लोग बिल्कुल क्लोज कर देंगे। एनीमिया यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आता है एनीमिया की हमारे पास फोर्थ टाइप जो है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? इसमें होता है कि जी आपका जो आरबीसी है ना, उनका जो लेवल है वो कम हो जाता है। कब? जब आपका जो इंटेस्टाइन होती है ना वो आपके विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करना छोड़ देती है। कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास एनीमिया इसलिए भी होता है कि जब आपको कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तो आप उनको ले रहे होते हैं या वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होती तो फीसिस के थ्रू ऐसे ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये मैंने आपको कल बात बताई थी। ठीक है। अब इससे कोई हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है पर्नीशियस एनीमिया के अंदर आपके जो इंटेस्टाइन है वो अब्सॉर्ब नहीं करती आपका विटामिन B12 को। अब भाई क्यों नहीं कर रही? ठीक है। क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसमें आपके जो विटामिन B12 है उसको अब्सॉर्ब होने के लिए आपके इंटेस्टाइन में एक फैक्टर चाहिए होता है जिसका नाम होता है इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। जब आपके पास इंस्ट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ही विटामिन B12 की आपकी बॉडी में क्या होगी? अब्सॉर्प्शन होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है या वो खत्म हो गया है या वो प्रेजेंट है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो विटामिन B12 की क्या हो जाएगी? आपके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि वो अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा। वो जैसे आप ले रहे हो अपने न्यूट्रिशन अपनी डाइट में वो वैसे ही फीसिस के थ्रू बाहर नहीं कर रहे। ठीक है। अब इन पर सबसे पहली बात की इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है? ठीक है। ये तो पता होना चाहिए ना। आपके पास आपके जो स्टमक की लेयर होती है ना, स्टमक होता है आपके पास, ये देखिए जे लाइक ऐसे करके स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइनिंग होती है स्टमक की ना। इसके अंदर बेटे आपके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ब्राइटर सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स। ठीक है। जैसे कि आपका एक इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब इन सेल्स का काम और भी बहुत कुछ होता है। आपकी लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं, आपके खाने को हजम करवाते हैं। ठीक है। HCl पैक्सिन वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये ब्राइटर सेल्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। बना रहे हैं। जब ये इंस्ट्रिंसिक फैक्टर आपके पास कौन बनाता है? आपके ब्राइटर सेल्स। ठीक है। ये स्पेशल प्रोटीन है आपके स्टमक के अंदर जो कि ब्राइटर सेल को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। अब ब्राइटर सेल्स किसी भी वजह से आपके पास कोई भी मसला फाइल हो गया, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, कोई भी वजह होगी, ये सेल्स की लाइनिंग खराब हो गई है, ये सेल्स अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। जब ये इंस्ट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो ये इसको अब्सॉर्ब करवाता है तो जाहिर है विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? R6 की कमी हो जाएगी। ठीक है। पहली बात। अब पर्नीशियस एनीमिया जो होता है कॉमनली किसमें होता है? फीमेल में। अब हम लोग कॉमन कॉजेस पढ़ेंगे कि ये जो ये है इंस्ट्रिंसिक फैक्टर है ये क्यों नहीं करवा रहा भाई विटामिन B को अब्सॉर्ब, इसकी कमी क्यों हो रही है? इसकी कमी हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है कि अगर आपने स्टमक की जो लाइनिंग है जिसको हम लोग एक ट्रॉफिक गेस्ट्राइटिस भी कहते हैं, गेस्ट्राइटिस का वर्ड जिधर आए इसका मतलब होता है स्टमक। ठीक है। और ये TIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हमेशा याद रखना है इस बात को, जिधर भी ये वर्ड पढ़ो समझना कि कोई इन्फ्लेमेशन का जिक्र हो रहा है। ठीक है। एक ट्रॉपिक गेस्ट्राइटिस, गेस्ट्राइटिस मतलब कि स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी सेल्स की लाइन खराब हो रही है। और एक टॉपिक मतलब होता है किसी भी चीज का खराब होना, कम होना। ठीक है। एटॉमिक का मतलब ये होता है कि किसी चीज का खराब होना, काम होना, उसकी लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होना। ठीक है। तो आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है जब मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाई इसमें सारी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका कोड आपस में बना होता है कि लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से जो ब्राइटर सेल्स है वो विटामिन B12 को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ब्राइटर सेल्स क्या करें? प्रोड्यूस नहीं करें इंस्ट्रिंसिक फैक्टर्स को। तो जब इंस्ट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनेगा तो विटामिन B12 क्या होगा? अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। कॉमन सी बात है, आपके ब्राइटर सेल्स आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, क्या बनाते हैं? इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर बनेगा तो विटामिन B12 की क्या होगी? अब्सॉर्प्शन होगी। वरना विटामिन B12 आप खा जरूर रहे होगे लेकिन आपके जिस से वैसे बाहर निकल जाएगा, अब्सॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 की अब्सॉर्प्शन के लिए आपके पास इंस्ट्रिंसिक फैक्टर होना जरूरी है। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर अब क्यों नहीं हो बन रहा? ब्राइटर सेल्स को ऐसा क्या हुआ कि जो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहे, वैसे नहीं बना रहे कि अगर आपके स्टमक की जो लाइनिंग है वो खराब हो गई जिसको हम लोग टॉपिक
जैसे कि कहते हैं आपकी लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। और दूसरा था ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब का जिधर भी वर्ड है हमेशा समझ लेना कि आपकी बॉडी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गई है अंदर से। ऑटो इम्यून डिजीज बेटे हमेशा याद रखना वो होती है कि आपके जो अपने सेल्स होते हैं वो आप ही को मारना शुरू कर देते हैं। वरना हमारे पास जितने आरबीसी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट्स, जितने भी हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है ये हमारे डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई से बाहर से हमारे पास कोई आता है, कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये सेल्स आते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए हमारे पास, ये लड़ते हैं। जब ये सेल लड़ते हैं उस बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। जब ये सेल्स उनको नहीं खाते, ये वो वाले सेल्स हमारे एक सेल्स पे हावी हो जाते तो हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज हमेशा याद रखना, ऑटो इम्यून मतलब कि हमारे सेल्स हम पे ही हमला कर रहे हैं और हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वही वाली बात नहीं थी कि बॉडी अटैक क्या करती है, वो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर की जो क्वांटिटी है उसको कम करती है कि या जो सेल्स जैसे कि प्राइटल सेल्स इंस्ट्रिंसिक फैक्टर बना रहे हैं उनके ऊपर हमला कर देगी, तो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी हो सकती है, आप कोई भी कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे तो कराऊंगी HIV हो गया आपका, या कोई HIV हो गया जिसकी वजह से आपको वो ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। आपको कोई भी वायरल डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन, ये सारी क्या आती है, ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। उसके बाद आपकी जो वीक है, वीक लाइनिंग स्टमक की हो जाती है, इसका भी आपको सुना होगा, मैंने आपको कभी बताया था प्रोलॉन्ग मेडिकेशन यूज करना। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में हम लोग प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक कोर्स उनको देते हैं। कैंसर के पेशेंट को हम लोग प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी और उसकी मेडिकेशन वगैरह देते हैं। आपका स्टमक इतना बिल्डअप नहीं करता फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान आपके स्टमक की लाइनिंग को पहुंच रहा होता है। तो सिंपल परनीशियस एनीमिया क्या है, आपके आरबीसी की कमी हो जाना, क्योंकि आपका विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। विटामिन B12 अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लैक ऑफ इंस्ट्रिंसिक फैक्टर हो रहा है। बट इस इंस्ट्रिंसिक फैक्टर वो है कि जो आपके पैराइटल सेल, स्टमक की जो सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल प्रोटीन। अब वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करे, कोई इसलिए प्रोड्यूस नहीं करेगा, स्टमक की जो लाइनिंग है वो खराब हो गई है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज आ गई है कि आपके सेल्स आप ही को खा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्नीशियस एनीमिया। सेकंड आ जाती है आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम लोग सेकेंडरी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी कहते हैं। मैंने कल भी बताया था फोलिक एसिड क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर फीमेल्स के अंदर ये काम करवाता है, प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। फीमेल्स का हार्मोन फीमेल के सारे सिस्टम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक नॉर्मली कवर किया है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो गई तो उस एनीमिया को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये पहली बात। अब इसके पीछे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि क्या होता है आपके पास असल में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आपका जो बोन मैरो है, कि मैंने आपको कल भी बताया था, आपका बोन मैरो आपको पता है रेड ब्लड सेल्स बनाता है, वो प्रोड्यूस क्या करता है, बहुत बड़े अबडोर्मल और इमेच्योर आरबीसीज, जिसकी वजह से आपका उनका फ्लो खराब हो जाता है, सारा आपकी वो वेसल्स में फंस जाते हैं, आपके पास ब्लड की कमी हो जाती है। वही कल वाली सारी बात है, जब जाहिर है वो बिल्कुल इस वेसल से गुजर ही नहीं सकेंगे, वो बहुत बड़ी होंगे, आप नॉर्मल होंगे, उनके शेप चेंज हो गए और ये मेच्योर उनके अंदर वैसी जान ही नहीं होगी जैसे उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो पैसे में फंस जाएंगे, सही से अब्सॉर्ब नहीं होंगे, जल्दी यानी कि उनकी डेथ हो जाएगी। 120 डेज को अपना लाइफ प्लान जो है वो पूरा नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका जो डीएनए सिंथेसिस है वो भी अब नॉर्मल है, क्योंकि फॉलिक एसिड मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी कंसीव करने में फीमेल की क्या करती है, हेल्प करती है। तो बच्चे की फिटनेस की ग्रोथ में भी आपके पास हेल्प करती है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम लोग प्रेगनेंसी के बाद इनको कहते हैं कि अगर आपने फॉलिक एसिड उनकी रेशियो बिल्कुल ठीक आ रही है, टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो फिर हम छुड़वाते हैं, वरना हम लोग नहीं छुड़वाते। फीमेल फॉलिक एसिड इंटेक करती रहती है। क्यों, फॉलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फिटनेस की ग्रोथ में। ये क्या करता है, ये न्यूरल ट्यूब की ग्रोथ करवाता है फॉलिक एसिड। न्यूरल ट्यूब मतलब आपकी ब्रेन की, आपको स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो जब फॉलिक एसिड की कमी है, तो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई है, तो डीएनए सिंथेसिस आपकी अब नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि डीएनए बच्चे के अंदर बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बनेगा, अब नॉर्मल बनेगा। जो इनहेरिटेंस मदर की तरफ और फादर की तरफ से 23 क्रोमोसोम करके 46 का जो न्यू इंडिविजुअल बनना था, या तो वो 45 का बनेगा या 44 का बनेगा। और अगर वो 46 का बनेगा भी तो वो सारा क्या होगा, करेक्ट नहीं बनेगा, उसकी कुछ ना कुछ अबनॉर्मैलिटीज रह जाएंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने ये वाली बात देखी है कि डीएनए सर्जरी होगी अब नॉर्मल, जो वजह से न्यूक्लियस इमेच्योर है जगह फिटनेस के अंदर। तो बच्चा जब पैदा होगा तो तब शायद इतने मसले शायद नजर आए, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज
पड़ेंगी, आपको सारे मसले नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मदर में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो फीटस में भी मसला आएगा। ये वो वाला पॉइंट है। और अगर आप सिंपल इसका प्रोसीजर देखो, इसका मैकेनिज्म देखो, तो वो ये है कि बोन मैरो जो है आपका वो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या करेगा, इमेच्योर करेगा, सही से नहीं करेगा, ठीक है, लार्ज करेगा, उनका साइज बहुत ज्यादा होगा और अब नॉर्मल करेगा, उनकी शेप चेंज होगी। अब आ जाते हैं आपके पास ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया ये भी बोन मैरो का आपके पास क्या है, डिसऑर्डर है। बेटे डिजीज और डिसऑर्डर में फर्क होता है, ठीक है। डिसऑर्डर होता है जिसको आप बहुत कम होता है कि आप उसे ठीक कर सको, लेकिन डिजीज आपकी क्योर हो जाती है, ठीक है। डिसऑर्डर बड़े लेवल के ऊपर चीज चली जाती है। डिसऑर्डर के अंदर आपके मल्टीपल ऑर्गन जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन डिजीज में समटाइम एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। डिजीज ही आके कन्वर्ट होती है डिसऑर्डर के अंदर, ये हमेशा याद रखना। अब डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो हो जाता है आपके पास, बोन मैरो जो आरबीसीज बना रहा है उसमें, उसको हम लोग डिसऑर्डर कहते थे, उसके अंदर डिसऑर्डर आ गया, नंबर ऑफ आरबीसीज आपके पास कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोन मैरो आपका आरबीसीज बना रहा है उसके अंदर क्या होता है, फैटी टिश्यू पैदा हो जाते हैं और नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होगा, आपके बोन मैरो जो है वो नंबर ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस करना कम कर देगा, क्योंकि अंदर सारा बोन मैरो के अंदर फैटी टिश्यूज ने अपनी सारी जगह जो है वो घेर दिया। ये जिस तरह करके आपकी बोन अगर हम इस तरह करके बनाए ना, तो यहाँ पे सारे फॉर एग्जाम्पल आरबीसी बोन मैरो होने चाहिए जो कि आरबीसी बना रहे हैं, तो इसके अंदर फैट टिश्यू आ जाएगी आपके ज्यादा। जब फैट टिश्यू आ जाएगी तो सारे नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएंगे, काम हो जाएगी। ये वो वाली बात है। और ज्यादा ये जिसमें होता है ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है, ठीक है। एक्सरे जो एक्सरे के लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV उनमें बहुत होता है। अब ये HIV क्या होता है, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये वही वाली बात है कि आपके जो अपने सेल्स हैं वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वैसे कौन से सेल, WBCs, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं आपके मेजरली WBCs, ठीक है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है। इसमें जो आपके आरबीसी वो सॉरी जो आपके WBCs होते हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं, आप भी अपने ही सेल्स आप भी को खाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली एड्स होता है इसमें, एड्स पॉस लगता है ये, ठीक है। एड्स यही वायरस होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास लास्ट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। मैंने आपको कल भी बताया कि किसी भी आपकी क्रॉनिक मेडिकेशन की वजह से कोई भी क्रॉनिक डिसीज चल रही है आपको, तो उसके अंदर आप में ब्लड लॉस हो रहा है या आरबीसीज बन नहीं रहे, कोई भी मसला चल रहा है, तो उसको हम लोग एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज कह देते हैं। पीपल जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, कोई इलनेस या कोई ऐसी मेडिकेशन को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ आरबीसीज नहीं बन रहे, तो उनको वो आ जाएगा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर। ये कौन सी कंडीशन होता है, कैंसर का आपको बताया, आपको कीमो लग रही होती है, इसलिए लीवर सिरोसिस, आपका लीवर का शुगर जाना। जब लीवर सिकुड़ जाएगा तो लीवर अपना काम सही से नहीं करेगा। और लीवर का हमारे पास क्या काम होता है, आपके ब्लड को साफ करना, आपके ब्लड को सारा देखना वगैरह, तो वो क्या होता है, वो नहीं हो रहा होता। ऑटोइम्यून डिसीज डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपकी बॉडी के अपने सेल्स अपने आप ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिस तरह के गेस्ट्राइटिस देख लो, स्टमक की पैप्टिक अल्सर वगैरह देख लो, सारे इसमें आ जाएगा। HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस आ जाएगा। इसमें आपको जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वही अपने आप को अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फीमेल इश्यू जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग होना, आपने पीरियड्स में फीमेल को बहुत ज्यादा होना और एक मंथ में उनको 2-2 दफा होना, किस बार आपका इश्यू आ जाता है क्रॉनिक डिजीज। ये आज आपका जो एनीमिया का लेक्चर है ना, ये खत्म हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे सर्कुलेटरी डिजीज का।